हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा हिंदी की लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं और हमारी क्लासेस अगर आप प्लेलिस्ट में देखें तो काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और साथ ही हमारे प्रैक्टिस सेट लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक और प्रैक्टिस सेट पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आई होप आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और साथ ही आप ज़रूर इनमें जजमेंट कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड जो क्लासेस हैं दोस्तों, काफ़ी नज़दीक है एग्ज़ाम अब। तो इसी अकॉर्डिंग ये क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। तो लगातार बने रहिए चैनल पे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हो, ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा आज का, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। जो व्यंजना के प्रकार होते हैं उसमें शाब्दिक व्यंजना जो है ये कहाँ होती है, किसमें होती है। तो ऑप्शन दिया है जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। और जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ऑप्शन जो है पहला दूसरा दो अलग अलग प्रकार के और तीसरा दोनों का मिश्रण है, तो या तो कभी उसमें सी ऑप्शन के चांस बनते हैं, नहीं तो अगर पहले दूसरे में आपको पता है तो फिर सी के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है उसको शाब्दिक व्यंजन नहीं कहते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है उसको शाब्दिक व्यंजना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघन घन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघन बीच गुलाब रंग, उपयुक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हैं दोस्तों, उपमा दिया है, उत्प्रेक्षा दिया है, विरोधाभास दिया है और यमक दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, तो इसमें जो अलंकार होगा दोस्तों वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है, तो ये दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। तो इस पद्यांश में कौन सा छंद है ये पूछा गया है, जैसे द्रुत विलंबित, उसके अलावा मंदा क्रांता, इसके अलावा वसंत तिलका और ऑप्शन है छपई। तो इस पद्यांश में कौन सा छंद है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम छंद की बात करें दोस्तों, कौन सा छंद होगा इसमें, यह है दोस्तों द्रुत विलंबित। क्या है, द्रुत विलंबित छंद इसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाव क्या है। विभाव क्या है दोस्तों, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है, या विभाव स्थायी भाव है, विभाव अनुभाव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विभाव क्या होता है दोस्तों, ये होता है विभाव भाव के उद्बोध का एक कारण है। ठीक है, किसी भी भाव को उद्बोध करने का एक तरीका है, कारण है, उसको हम विभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वाक्य दिया गया है और उसका अर्थ के आधार पर उसका प्रकार दिया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पर हम देखें जैसे हम खा चुके, ठीक है? हम खा चुके, तो ये किस प्रकार का है? ठीक है? तो ये किस प्रकार का है? ऐसे उसने नहीं खाया, क्या तुम खा रहे हो? तुम खाओ। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। इनके अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार अलग-अलग हैं। तो क्या-क्या प्रकार हैं इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम खा चुके, तो ये कैसा है? ये एक विधिवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है। उसने नहीं खाया, उसने क्या किया? नहीं खाया, तो निषेध हो गया ना दोस्तों इसमें। विरोधाभास हो रहा है ना, नहीं खाया तो। निषेधवाचक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। अगला है, क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो मतलब प्रश्न पूछ दिया ना, क्या तुम खा रहे हो? तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसके अलावा तुम खाओ क्या हो गया? एक आज्ञा की जा रही है, तुम खाओ, तो आज्ञावाचक वाक्य हो गया। ठीक है ना? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 2, 4, 1, 3। ठीक है? तो ये इसका पहला जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका वाक्यों के आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। जैसे हाथ कंगन को आरसी, तो इसका आगे अर्थ इसमें दिया है पूत के पाँव पालने। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस का है, तो इसका अन्य ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हाथ कंगन को आरसी, क्या तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो इसका वो है कि क्या अर्थ बनेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या ठीक है? यानी कि जो ऑलरेडी प्रत्यक्ष है तो उसको प्रमाण की क्या ज़रूरत है? अगला है, हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। तो हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और का मतलब क्या होता है? कि इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि कथनी और करनी में अंतर होता है। ठीक है? तो ये कथनी और करनी में अंतर होगा। ठीक है? तो हाथी के दाँत खाने के और दिखाने की और, तो कथनी और करनी में अंतर हो गया। सब धान 22 पसेरी। अब देखिए, सब धान 22 पसेरी का मतलब है कि अज्ञानी के लिए सब भला बुरा सब चीज़ें एक समान। सब धान 22 पसेरी। ठीक है? अगला है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात का मतलब है जिसके जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसके लक्षण शुरू में ही दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पूत के पाँव जो है पालने में ही दिख जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो इसके लिए बना था कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसका मतलब है कि जो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है? अंग्रेजी के शब्द हैं और इनका हिंदी रूपांतरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक? अब हिंदी रूपांतरण के साथ हमने इसको मिलान करना है, और इसके हिसाब से आप देखें तो जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है? अंग्रेजी में दे रखा है दोस्तों कि अकॉर्डिंग। क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। ठीक है? दूसरा है सेंसस। ठीक है? उसके अलावा बेसिक पे दे रखा है, फिर एडजस्टमेंट दिया है। तो अगर हम अकॉर्डिंग अंग्रेजी का परिभाषित शब्द है, तो इसको अगर हम सुमेलित करें तो क्या बनेगा इसका? तो इसका जो बनेगा अकॉर्डिंग मतलब तदनुसार। ठीक है? उसके अलावा आपका सेंसस का मतलब है जनगणना। ठीक हो गया? सेंसस जनगणना को बोलते हैं। बेसिक पे का मतलब है मूल वेतन। ठीक है? और एडजस्टमेंट का क्या अर्थ है? एडजस्टमेंट करना, यानी कि समायोजित करना। ठीक है? तो ये बहुत कॉमन मैटर पूछा गया है। ऐसा ना समझिए कि हिंदी में है तो नहीं, तो अंग्रेजी का रूपांतरण हिंदी में पूछा है। तो हिंदी के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी रखा जा सकता है और इसमें कहीं न कहीं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है? और ये कॉमन वर्ड हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत उसमें गया है। तो अकॉर्डिंग तदनुसार होता है, और सेंसस जो है आपका जनगणना से रिलेट है। बेसिक पे मूल वेतन होता है, एडजस्टमेंट जो है आपका समायोजन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समास और उदाहरण से संबंधित। अब जैसे समास क्या है?
पहला अव्ययी भाव दिया है, तत्पुरुष दिया है, बहुब्रीहि दिया है, द्वंद्व दिया है। उदाहरण क्या है? पीताम्बर, यथाशक्ति, हाथापाई, देशभक्ति। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है भाई। जैसे अव्ययी भाव है, अब अव्ययी भाव किस में है? इसका उदाहरण क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्ययी भाव होता है, क्योंकि अव्ययी भाव किसमें होता है? यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ, जैसे आजन्म में है। जिनमें उपसर्ग जो है वो लगे रहते हैं। कौन से? यथा है, यावत है, भर है, हर है, प्रति है, आ है। तो जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में अव्ययी भाव होता है। ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। ऐसे तत्पुरुष, तत्पुरुष की बात करें तो दोस्तों इसमें किस में है तत्पुरुष? तत्पुरुष है देशभक्ति में। देशभक्ति में कौन सा है समास? तत्पुरुष समास है। और बहुब्रीहि किस में है? पीताम्बर में है। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीताम्बर है। और द्वंद्व समास किस में है? हाथापाई। तो हाथ और पाई, मतलब हाथ भी चले और पाँव भी चल रहे, तो द्वंद्व हो गया दोनों में। ठीक है, हाथ और पाँव दोनों का यूज, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी है, बट डायरेक्टली समास समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए का ही है। ठीक है, यहाँ पर साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए हैं और उनके लेखक दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ जो दिए हैं और उनके लेखक दिए हैं। तो अगर हम बात करें शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज क्या है दोस्तों? अब इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु हैं शिव सिंह सरोज के लेखक, मिश्र बंधु हो गए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो इसके लेखक हैं वो कौन हैं? इसके लेखक हैं ग्रियर्सन। किसने लिखा था ये? ग्रियर्सन ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और साथ ही अगला है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसमें। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया का कौन सा रूप है जिसे क्रिया के होने और नहीं होने की का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कारक है, काल है, परसर्ग है या क्रिया विशेषण है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है, उसके पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं उसको? काल कहा जाता है। ठीक है, तो किसी क्रिया के होना ना होने की जो पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसको काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन है भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो कौन से किस काल का ये उदाहरण है? तो ये एक उदाहरण है दोस्तों भविष्यत काल का। क्यों? क्योंकि वर्षा होगी कहा गया है। ठीक है, तो भविष्य की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो ऐसी स्थिति में बनता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर पा रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है। अपने साथियों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो सौजन्यता है, भ्रातागण है, ठीक है, और साथ ही जो है उज्ज्वल है, भ्रातागण है, इनका शुद्ध रूप बताना है।
तो अगर हम सौजन्यता कहें तो दोस्तों ये अशुद्ध शब्द है, ये होता है सौजन्य। क्या होता है? सौजन्य। उसके अलावा उज्ज्वल, उज्ज्वल दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध है, इसमें 2 ज एक साथ दिए हैं और 2 एक आधा और एक पूरा ज दिया है। बट उज्ज्वल में क्या होता है, 2 ज होते हैं आधे-आधे और वो पूरा होता है, ठीक है? तो ये उज्ज्वल बिल्कुल सही है ये वाला। और भ्रातागण नहीं होता, भ्रातृगण होता है। क्या होता है? भ्रातृगण। तो ये शुद्ध रूप है। और उपरोक्त नहीं होता, उपरोक्त के बजाय क्या होता है? उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न में अपनी बात का स्पष्टीकरण कर के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो जैसे मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, अगर शुद्ध रूप में अगर देखें, तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये इसका आंसर मतलब ये अशुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है? का नहीं आएगा, का की जगह क्या आएगा? के आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? जैसे अधीश्वर, महोषधि, महोत्सव और रविंद्र। तो यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो महाधन उत्सव, आ के बाद उ आएगा तो गुण संधि होएगी। तो महोत्सव में ही गुण संधि यहाँ पर होएगी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ और आ के बाद ओ औ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो किस संधि में ये परिवर्तन होता है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसमें किस में ये परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जब आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ और आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को, कामायनी की भूमिका को, आंसू की भूमिका को या झरना की भूमिका को? तो छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। पल्लव की भूमिका को दोस्तों छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदीब और सलमा पात्र कमलेश्वर के किस उपन्यास में हैं? तो अदीब और सलमा पात्र जो है कमलेश्वर के किस उपन्यास में हैं? जैसे लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला। तो अदीब और सलमा जो पात्र हैं वो कमलेश्वर के किस उपन्यास में लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों कितने पाकिस्तान में। ठीक है, ये पात्र जो हैं कितने पाकिस्तान वाले उपन्यास में लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं बोरीशाइला उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मैं बोरीशाइला उपन्यास के लेखक कौन है? गिरधर गोपाल, महुआ माझी, योगेश गुप्त या कामतानाथ, कामतानाथ। ठीक है, तो मैं बोरीशाइला उपन्यास के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है महुआ माझी। ठीक है, महुआ माझी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भीतर देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो देश भीतर देश नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रूप सिंह चंदेल या राकेश कुमार सिंह, ज्ञान चतुर्वेदी या प्रदीप सौरभ। तो देश के भीतर देश नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं प्रदीप सौरभ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक कौन है? अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक कौन है? सफदर हाशमी या श्रवण कुमार गोस्वामी, रमाकांत या गोपाल उपाध्याय।
तो दोस्तों अपहरण भाईचारे नामक नाटक है जो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों सफदर हाशमी। सफदर हाशमी दोस्तों अपहरण भाईचारे नामक नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ये जो वाक्य है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इन पंक्तियां जो दी गई इनके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राजेश जोशी, लक्ष्मीकांत वर्मा, अरुण कमल या नेमीचंद जैन। तो इस जो पंक्तियां हैं इनके रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं अरुण कमल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झीनी झीनी बीनी चदरिया बनारस के बुनकरों की व्यथा कथा कहने वाला उपन्यास के लेखक कौन है? तो बनारस के जो बुनकर हैं दोस्तों उनके जो व्यथा है उसको कथा के रूप में किस उपन्यासकार ने लिखा है ये? झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, मंजूर एहतेसाम और उसके अलावा रविंद्र वर्मा या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसके लेखक जो हैं दोस्तों वह हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन है अमलतास नामक उपन्यास किसका है? अमलतास नामक उपन्यास किसका है? ऑप्शन है राजेश जोशी, शशि प्रभा शास्त्री या राजीव सेठ या मंजुल भगत। तो अमलतास नामक जो उपन्यास लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है शशि प्रभा शास्त्री के द्वारा। तो शशि प्रभा शास्त्री ने लिखा है दोस्तों अमलतास नामक उपन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक दोस्तों इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके हिंदी के फ्रेंड्स हैं उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यह हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको लगातार हिंदी विशेष, हिंदी प्रैक्टिस सेट और साथ ही हिंदी की क्लासेज आपको लगातार देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें हैं और विश यू ऑल द बेस्ट।